इसके पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। इस वीडियो में आप देख रहे हो कि फिल्म पर्सनालिटी टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनावत ने यह क्लेम किया है कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कंगना के इस क्लेम को पूरी तरह से सपोर्ट किया है आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने, और ये रही उनकी कही बात। हम इन दोनों की कही हुई बात की कोई पुष्टि नहीं करते, मगर हेमंत बिस्व शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है वहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है, और वो है गुलामी की मानसिकता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियल माइंडसेट। तो चलिए आज के एपिसोड नंबर 25 में हम बात करते हैं कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ इंडिया की, और देखते हैं कि किस तरह से इस माइंडसेट ने इस देश के 140 करोड़ लोगों की सोच और लोगों के एक्शंस पे एक गुलामी की छाप छोड़ी है। ब्रिटिश ने जो 200 साल हम पे राज किया, उन्होंने बहुत चेंजेस किए इंडिया पे, मेनली इंडिया के थिंकिंग पैटर्न में। आज भी बहुत सारे इंडियन थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और जनरल पब्लिक है जो इस कॉलोनियल रूल के इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ पाई है, और इस चीज को कहा जाता है कॉलोनियल मेंटालिटी। कॉलोनियल मेंटालिटी इंडियंस को मजबूर कर देती है ये सोचने के लिए कि वो किसी भी चीज में सुपीरियर नहीं है, हर चीज में वो ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड से इंफीरियर है। इस बात को हम महज ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, इस बात के बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे लेख हमको मिले हैं। तो चलिए उन प्रमाणों के आधार पे हम देख लेते हैं कि इस कॉलोनियल मेंटालिटी की थॉट ने किस तरह से इंडियंस को बांध के रखा हुआ है। सुश्रुत, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी, आयुर्वेदा जो एक पूरी तरह से साइंटिफिक वेल डिफाइंड मेडिसिनल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, योगा जो एक पूरी तरह से वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट फॉर माइंड एंड बॉडी है, ये सभी के सभी इंडियन कल्चर के ही देन है। मगर आज किसी की तबीयत खराब होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ यकीन करते हैं वेस्टर्न मेडिसिन पे। बात अगर होती है एजुकेशन की, तो इंडिया में हम ट्रस्टवर्दी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ही मानते हैं। देखिए, प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश महज एक लैंग्वेज है। प्रॉब्लम है उस मेथोडोलॉजी में जिसके जरिए एजुकेशन हमको दी जाती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में स्ट्रेस दिया जाता है इंग्लिश पर, मदर टंग या फिर इंडियन लैंग्वेजेस पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम इससे ये होता है कि आप अपने एनिशियन टेक्स्ट और आपके खुद के लैंग्वेज में लिखे हुए लिटरेचर को समझ नहीं पाते, उनको पढ़ नहीं पाते। उल्टा उनका जो इंग्लिश अडेप्टेशन है वो आप पढ़ते हो, जो ओरिजिनल टेक्स्ट से काफी ज्यादा अलग हो सकता है। पास्ट में एज वेल एज प्रेजेंट में बहुत सारे बड़े थिंकर्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, इनफैक्ट बहुत सारे एमएनसी के सीईओज इंडियंस हैं। इसका मतलब क्लियर है कि इंडियंस के थॉट प्रोसेस का तोड़ ना कल निकला था और ना आज निकला है। मगर आज भी एक आम भारतीय को यह समझाया जाता है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसका एक वेल डिफाइंड पाथ है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको डिग्रीज हासिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी, आप पोस्टिंग किसी शहर में लोगे या फिर देश के बाहर लोगे, आपकी इनकम अच्छी होगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इस पाथ से थोड़ा सा भी डिविएट करना, तो सोसाइटी आप पे प्रेशर डालती है। ये जो थॉट प्रोसेस है सोसाइटी का, ये पूरी तरह से कॉलोनियल माइंडसेट का इम्पैक्ट है, जो हमको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम एक दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकते, वो हमारा स्पेस हो ही नहीं सकता। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिलीजन। इंडिया की सबसे बड़ी रिलीजन है हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म के जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनमें से कोई भी सो कॉल्ड फेयर नहीं है। इनफैक्ट हम इंडियंस ने फेयरनेस को कभी भी उतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं था, क्योंकि इन जनरल इंडियंस कभी भी फेयर नहीं होते हैं। मगर आज अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट्स में भर भर के फेयरनेस प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। टेलीविजन एड्स आपको ये बताएंगे कि अगर आप गोरे नहीं हो तो आपका कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता। कैन यू इमेजिन ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है एक छोटे से बच्चे के दिमाग पर या फिर एक यंग वुमन के दिमाग पर जिसकी शादी होने वाली है। ये जो पूरा गोरे और काले का भेद है, ये हमारे जहन में पूरी तरह से बिठाया है ब्रिटिश ने। एक समय पर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमको फेस करना पड़ा फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू आवर स्किन कलर कि आज भी हम उस कॉम्प्लेक्स को सक्सेसफुली ढो रहे हैं।
ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो वो अपने साथ अपना थॉट प्रोसेस, अपना कल्चर लेके आए थे, अपने रीति रिवाज लेके आए थे। उन्होंने इन रीति रिवाजों को हम पे 200 सालों में पूरी तरह से थोप दिया। एक लंबे समय तक वेस्टर्न कल्चर में सेक्स को एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता था। इंडिया में ऐसा नहीं था, जिसका प्रमाण है खजुराहो मंदिर। मगर 200 साल राज करने के बाद आज अगर आप देखोगे तो इंडिया में सेक्स एक टैबू सब्जेक्ट बन चुका है। ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे वर्किंग सिस्टम पे है। हम जिस वर्किंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो वर्किंग आवर्स फॉलो करते हैं, या फिर वेकेशन का जो स्टाइल फॉलो करते हैं, वो पूरी तरह से ब्रिटिश की देन है। आज भी इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद हमने इस पैटर्न को नहीं बदला है, क्योंकि हम इस पैटर्न को लेके इतना हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि हमको ये पैटर्न ही नॉर्मल लगता है। से फॉर एग्जांपल द वीकली लीव सिस्टम। हिसाब से किसी भी देश में वीकली लीव उस दिन को होती है जिस दिन उस देश के मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है या फिर कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है। मगर आज भी हम इंडिया में संडे को ही वीकली लीव बनाते हैं, क्योंकि ये भी हमको ब्रिटिश ने ही सिखाया था। हर एक इंडियन का सपना है कि हम एक सुपर पावर बन जाएं, और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, हो सकता है कि कुछ एक सालों में ये सपना सच भी हो जाए। सुपर पावर बनने की चाह रखना या फिर सुपर पावर बनना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि सुपर पावर बनने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया वेस्टर्न वर्ल्ड ने सेट किया है, एंड दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सुपर पावर और एक चीज से भी बन सकता है कोई कंट्री, एंड दैट इज इट्स सॉफ्ट पावर। चूंकि सॉफ्ट पावर सुपर पावर बनने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, इसलिए हम इंडियंस ने अपने सॉफ्ट पावर को पूरी तरह से निगलेक्ट किया है, जो ऑब्वियसली ब्रिटिश चाहते थे। जो चीजें हम इंडियंस में सबसे अच्छी हैं, वो चीजें हम हाईलाइट ही नहीं करते पूरे वर्ल्ड में। एग्जाम्पल ले लीजिए तमिल। तमिल इज बेसिकली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्पोकन लैंग्वेज। हमने इस चीज को कभी हाईलाइट ही नहीं किया। तमिल के अलावा भी इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं जिनमें बहुत ही रिच लिटरेचर है, हमने इस लिटरेचर को कभी हाईलाइट ही नहीं किया। और अगर बात इकोनॉमी की ही हो रही है, तो इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स भी वही हम फॉलो करते हैं जो ब्रिटिश ने हमको दिए थे। भूटान, जो एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इंडिया का नेबर है, उसने खुद का पैरामीटर बाय द नेम ऑफ GNH सेट किया है, मगर इंडिया आज भी ब्रिटिश के बताए हुए पैरामीटर्स को ही फॉलो करती है। मैक्सिमम इंडियंस को इंडिजिनस नॉलेज और प्रैक्टिसेस पे काफी ज्यादा डाउट है। प्रॉब्लम यह है कि इस डाउट को क्लियर करने वाले लोग काफी कम हैं। नेशनल टीवी पे डिबेट का ये हॉट टॉपिक बनता है कि मंदिर बनना चाहिए या फिर कोई हॉस्पिटल। ये सामान्य चीज हमको समझ में नहीं आती कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिलीजन, तो ऑब्वियसली रिलीजियस प्लेसेस का बनना और एट द सेम टाइम हॉस्पिटल्स का बनना दोनों इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन के समय ब्रिटिशर्स ने जो नफरत के बीज को बोया था, आज वो एक पेड़ बन चुका है, और आज हम लिटरली उस पेड़ को पानी दे रहे हैं। हम इंडियंस बहुत ही उत्सुक होते हैं वेस्ट के कल्चर को फॉलो करने के लिए। वहां का खान पान, वहां की बोलचाल, वहां का ड्रेसिंग सेंस, हमको सब कुछ यूनिक लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम पूरे इंडिया में चलते फिरें तो 28 स्टेट्स में 28 डिफरेंट कल्चर्स से हमारी मुलाकात होगी। इतने सारे कल्चर्स एक साथ किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होना इंडिया के अलावा पूरे दुनिया में नामुमकिन है। सिंपली बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट इस चीज को रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। मगर हाँ, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होता है। कुछ पॉजिटिव बातें जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया से हमको मिली, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो काफी हद तक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। साथ में है मॉडर्न मेडिकल साइंस। बहुत सारे ऐसे ओपन थॉट्स हैं वेस्ट के, जिसके वजह से इंडिया के सोसाइटल स्ट्रक्चर पे भी काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। और साथ में हम बिल्कुल भूल नहीं सकते डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनाई थी। तो फिर अगर किसी फॉरेनर ने किसी भी दिन आपको इंफीरियर फील करवाने की कोशिश की जस्ट बिकॉज यू आर एन इंडियन, तो उसको जरूर याद दिलाइए कि इंडिया किस तरह से हर एक चीज में सुपीरियर था, है और हमेशा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ में हमने और एक वीडियो बनाया था कि इंडियंस को नोबेल प्राइजेस क्यों कम मिलते हैं। लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 26 में आपसे फिर से मुलाकात होगी विद येट अनदर न्यू स्टोरी। टिल देन, जय हिंद।